हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करते हैं डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर जो 1/10/2025 को पहली शिफ्ट में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है? हमें इनकरेक्ट मैच बताना है कि कौन सा है। पहला है, रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, बिल्कुल ठीक है। ऑगस्ट ने लिखा है प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म, तो बिल्कुल ठीक है। मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है द स्पिरिट ऑफ लॉज, बिल्कुल ठीक है। और द स्पिरिट ऑफ लॉज के अंदर ही बताया गया है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। इसका मतलब था कि जो शक्तियां हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन गलत है। वॉल्टेयर ने लिखा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक सहिष्णुता के समर्थन में था, तो फोर्थ ऑप्शन राइट है इसमें। ठीक है, अगर आपने मेरी फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली सीरीज को बहुत अच्छे से देखा होगा तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए होंगे। मैंने उसमें पेज वाइज एमसीक्यूज बना रखे हैं, तो आप उस सीरीज को ज़रूर देखना और आप देखना कि प्रीवियस ईयर पेपर में से कितने क्वेश्चन उसमें से एज इट इज़ आ रखे हैं। अगला है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का गठन किस वर्ष हुआ था? 1925, 1934, 1927 या 1922? तो थर्ड ऑप्शन राइट है, 1927 में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक मंदी का कारण नहीं था? तो कारण नहीं था वो बताना है। ब्रिटेन के लिए प्रतिस्पर्धा, पहला ही आंसर सही है। स्टॉक मार्केट क्रैश, ये तो था रीज़न। आय का कुवितरण, ये भी था। और वस्तु अति उत्पादन, मतलब वस्तुओं का ज़्यादा उत्पादन हो रहा था, तो ये भी था। अब इसको देख लेते हैं कि कब हमारी आर्थिक मंदी आई थी। आर्थिक मंदी आई थी हमारी 1929 में। अमेरिका में कुछ लोगों के पास बहुत पैसा था, लेकिन अधिकांश लोगों की आय बहुत कम थी। फैक्ट्रियां ज़रूरत से ज़्यादा सामान बना रही थी, सामान बिक नहीं रहा था, और इसी बीच शेयर बाजार क्रैश हो गया और बैंक बंद होने लगे। लोगों की नौकरियां चली गई और पूरी अर्थव्यवस्था संकट में आ गई, और इसे ही 1929 की महान आर्थिक मंदी कहते हैं। ठीक है, अगला है, फ्लाइंग शटल लूम किसने डिज़ाइन किया? तो तीसरा ऑप्शन राइट है, जॉन के ने किया था। कब किया था ये? 1733 में। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा हुआ था? इसमें कपड़ा बुनाई बहुत तेज़ हो गई थी, औद्योगिक क्रांति को गति मिली थी। अगला क्वेश्चन है, असबाब ए बगावत ए हिंद, हिंद में विद्रोह के कारण किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह लिखी गई थी, बी ऑप्शन राइट है। सेकंड ऑप्शन राइट है, सर सैयद अहमद खान। यह पुस्तक 1857 के विद्रोह के कारणों को समझाने के लिए लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस स्टॉक एक्सचेंज की अचानक आई गिरावट आर्थिक मंदी का कारण बनी? तो यह था, तीसरा ऑप्शन राइट है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो 24 अक्टूबर 1929 को ब्लैक थर्सडे कहा गया, यहाँ से पतन की शुरुआत हुई थी। और 29 अक्टूबर 1929 को ब्लैक ट्यूसडे कहा गया, क्योंकि ये सबसे प्रसिद्ध गिरावट थी उस दिन की। ठीक है, और इसी को महान आर्थिक मंदी कहा गया। अगला है, आर्थिक मंदी के दौरान डॉक्टर्स मैंडेट क्या संदर्भित करता है? अमेरिका द्वारा प्रयोग की गई आपातकालीन शक्तियाँ, फ्रांस द्वारा प्रयोग की गई आपातकालीन शक्तियाँ, ब्रिटेन द्वारा प्रयोग की गई आपातकालीन शक्तियाँ? तो तीसरा ऑप्शन राइट है, ब्रिटेन द्वारा प्रयोग की गई आपातकालीन आर्थिक शक्तियाँ, ताकि वह आर्थिक मंदी के दौरान देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को ठीक कर सके। अगला है, अक्टूबर 1929 के बाद स्वर्ण मानक गोल्ड स्टैंडर्ड को त्यागने वाला प्रथम देश कौन था? तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है, ब्रिटेन था। अच्छा, क्या था ये गोल्ड स्टैंडर्ड? क्या था? ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड में मुद्रा का मूल्य सोने से जुड़ा होता है, और 1931 में ब्रिटेन ने इसे छोड़ दिया। मतलब कि जितना सोना उनके पास था, सरकार उतने ही नोट छाप सकती थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गोल्ड स्टैंडर्ड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा 18वीं शताब्दी में वैश्विक स्तर पर जूट उत्पादन का केंद्र था? तो तीसरा ऑप्शन राइट है, डंडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नेपोलियन संहिता में शामिल नहीं किया गया? इसका तीसरा ऑप्शन राइट है, पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता। पहले हम देख लेते हैं नेपोलियन कोड होता क्या है। नेपोलियन कोड को सिविल कोड भी कहा जाता है, और ये 1804 में आया था। ठीक है, जन्म आधारित विशेष अधिकार समाप्त किए थे, कानून के समक्ष समानता थी, संपत्ति के अधिकार सुनिश्चित किए गए, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई, और सामंतवाद, जिसको हम फ्यूडल सिस्टम कहते हैं, उसकी कई बाधाओं को हटाया गया। लेकिन इसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता नहीं थी। महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं मिले, औरतों को पति के अधीन माना जाता था। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, नेपोलियन कोड। और उसमें क्या मिला हुआ था? पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता नहीं थी। तो तीसरा ऑप्शन राइट है। ये क्वेश्चन यूरोप में राष्ट्रवाद से लिया गया है। ठीक है, तो आप मेरी यूरोप में राष्ट्रवाद की पूरी सीरीज़ को अच्छे से देखना, और वहीं पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आप मेरी उस सीरीज़ को बहुत अच्छे से देखते हैं, गारंटी के साथ आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लीडर ने लंदन में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। तो 1857 इन लंदन, कोई भी नहीं था लंदन से, तो ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। 1857 की क्रांति को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत था, इसमें कुछ मिसप्रिंट हुआ है। जैसे मौलवी अहमदुल्ला, ये कहाँ से थे, फैज़ाबाद लखनऊ से थे। तात्या टोपे, ये कहाँ से थे, कानपुर और ग्वालियर से। कुंवर सिंह बिहार से और बहादुर शाह जफर दिल्ली से। अगला है बंगाल नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गठन किस वर्ष हुआ था। तो तीसरा ऑप्शन राइट है, 1887 में हुआ था। अच्छा, इसका मेन मकसद क्या था। ये था भारतीय व्यापारियों द्वारा स्थापित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक संगठन और इसका उद्देश्य था भारतीय उद्योगपतियों के हितों की रक्षा करना, ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना और स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है 1853 में किसने तर्क दिया था कि ब्रिटिश भारत में आधुनिक उद्योगों का उद्भव होगा। तो फोर्थ ऑप्शन राइट है, कार्ल मार्क्स ने दिया था। अच्छा, इसकी बुक का नाम था दास कैपिटल। उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश शासन शोषणकारी है, लेकिन रेल, डाक और आधुनिक तकनीक के कारण भारत में औद्योगिक विकास की नींव पड़ेगी। जैसे कोई पुरानी इमारत तोड़कर नई इमारत बनती है, वैसे ही मार्क्स ने माना कि ब्रिटिश शासन ने अनजाने में आधुनिक उद्योगों की आधारशिला रखी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत का कारण नहीं है। तो नहीं है बताना है। समुद्री शक्ति बिल्कुल है, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास ये भी है, नवीन साधनों की उपलब्धता ये भी है, साम्यवाद की उपस्थिति तो ये नहीं है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। साम्यवाद का मतलब होता है उत्पादन के साधन, चाहे उसमें कारखाने हों, ज़मीन हो, मशीनें हों, ये सब निजी व्यक्तियों के बजाय समाज राज्य के नियंत्रण में हो। सभी लोगों को आर्थिक समानता मिले, अमीर और गरीब का अंतर समाप्त हो जाए, वर्गहीन समाज स्थापित हो, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन राइट है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति जो थी वो 1760 से 1840 के बीच में थी, लेकिन जो साम्यवाद आया है वो 1848 में आया है। तो फोर्थ ऑप्शन राइट है। अगला है किसने धन के निकास मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ को एविल ऑफ ऑल एविल्स कहा है। तो ये था फर्स्ट ऑप्शन राइट है, दादा भाई नौरोजी। अच्छा, इसको और किस नाम से जाना जाता था, ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनकी बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। और इन्होंने ही कहा था ड्रेन ऑफ वेल्थ को एविल्स ऑफ ऑल एविल्स, मतलब सभी बुराइयों की जड़। अगला है जेम्स हरग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का पेटेंट किस वर्ष कराया था। तो यह कराया था 1770 में। सी ऑप्शन राइट है। स्पिनिंग जेनी क्या थी, एक ऐसी मशीन थी जो कई साथ काफ़ी सारे धागे काट सकती थी। अगला है गरीबों के लिए वर्क हाउस स्थापित करने हेतु पुअर लॉ किस वर्ष अधिनियमित किया गया। तो यह किया गया था 1834 में। फोर्थ ऑप्शन राइट है। अच्छा, ये क्या था, ये ऐसी जगह है जहाँ गरीबों को रहने और भोजन के बदले कठोर काम करना पड़ता था। अगला है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्योरी को चुनौती देते हुए इसे मिथक किसने कहा है। तो यह कहा है मॉरिस डे मॉरिस ने। थर्ड ऑप्शन राइट है। यह सिद्धांत कहता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प उद्योग नष्ट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की 7वीं कांग्रेस में भारत से संबंधित प्रस्ताव का मसौदा किसने तैयार किया था। तो यह था थर्ड ऑप्शन राइट है, आरपी दत्त और बेन ब्रेडली ने, ठीक है। अब पहले देख लेते हैं कम्युनिस्ट इंटरनेशनल था क्या। इसको कहते थे कॉमिनटर्न, ठीक है। यह दुनिया भर के कम्युनिस्ट दलों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1919 में हुई थी और उद्देश्य था विश्व में समाजवाद और साम्यवाद का प्रसार करना। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ समाजवाद और साम्यवाद में भी डिफरेंस होता है। समाजवाद क्या कहता है, राज्य यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और संसाधन का लाभ अधिक लोगों तक पहुँचे। और समाजवाद का एडवांस वर्जन होता है साम्यवाद। इसमें क्या है, अमीर गरीब का भेदभाव समाप्त हो, निजी संपत्ति ना हो और सब कुछ समाज का हो। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद नाना साहिब ने 1859 में कहाँ शरण ली थी। तो यह ली थी नेपाल में। थर्ड ऑप्शन राइट है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।